अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में चुनाव कभी खत्म नहीं होते हैं, अनवरत जारी रहते हैं और ये निरंतरता ही उत्तर प्रदेश की राजनीति की पहचान है। अब 10 जून को उत्तर प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव होने जा रहा है और एक दो नहीं बल्कि 11 सीटें उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की खाली होने जा रही हैं, जिस पर 10 जून को वोटिंग होगी और यूपी से 11 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के जाएंगे। तो बीजेपी का गठबंधन और समाजवादी गठबंधन की क्या रणनीति इन 11 सीटों पर रहेगी, आज की परिचर्चा इसी विषय पे। बहनों भाई, उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत दिलचस्प है और कई बारी मैं कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में चुनाव कभी खत्म नहीं होते हैं, अनवरत प्रक्रिया है, जारी रहते हैं। एक चुनाव खत्म हुआ, दूसरा खड़ा है, दूसरा हुआ, तीसरा खड़ा है और अब राज्यसभा के चुनाव हमारे सामने हैं। राज्यसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में इस बार थोड़ा दिलचस्प है। दिलचस्प इस दृष्टिकोण से है कि 11 सीटें रिक्त हुई हैं, 11। इन 11 सीटों का कैलकुलेशन बड़ा दिलचस्प है और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह मामला 10 जून को फंसेगा जरूर। फंसेगा इस दृष्टिकोण से कि बीजेपी के पास जो स्ट्रेंथ है, आधिकारिक तौर पर वो 7 राज्यसभा सदस्य बिना किसी बाधा के पहली प्रायोरिटी में भिजवा सकती है, 7। और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के पास जो क्षमता है बिना किसी बाधा के पहली प्रायोरिटी के वोट देकर 3 राज्यसभा सदस्य भेज सकती है। तो अब आप ये समझ रहे होंगे कि ये एक सीट का क्या होगा। बीजेपी और उसके गठबंधन के पास उत्तर प्रदेश में 273 विधायक हैं, जिसमें घटक दल भी सम्मिलित हैं और बीजेपी अगर 7 कैंडिडेट उतारती है तो उनके 259 वोट 259 वोट खर्च हो जाएंगे। तो बचेंगे कितने उनके पास वोट? 14। यानी पहली प्रायोरिटी का मत देने के लिए उनके पास 14 वोट होंगे। अगर इसमें संभावित तौर पर राजा भैया और उनके सहयोगी को भी जोड़ लें तो बीजेपी के पास पहली प्रायोरिटी के वोट होंगे 16, 8वें कैंडिडेट के लिए। अगर बीजेपी 8वां कैंडिडेट उतारती है तो पहली प्रायोरिटी के वोट कितने होंगे उसके पास? अतिरिक्त 16। अब आइए समाजवादी गठबंधन के पास। समाजवादी पार्टी का गठबंधन अगर 3 एमएलए उतारता, 3 राज्यसभा के सदस्य उतारता है तो उसकी सीटें खर्च होंगी 111, यानी 111 सीटें एमएलए के वोट लगेंगे और उनके पास टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 125 और प्लस कांग्रेस के 2 एमएलए हैं, उनका भी जोड़ लीजिए। जैसे वहाँ राजा भैया का सपोर्ट है वैसे यहाँ पे सपोर्ट है कांग्रेस का, 2 एमएलए कांग्रेस के। तो टोटल उनकी स्ट्रेंथ होती है 127 और वोट उनके पहली प्रायोरिटी के कितने गए? 111। खाली कितने हुए उनके पास? 16 पहली प्रायोरिटी के। और अगर इसमें बीएसपी का एमएलए शामिल हो जाता है तो उनको होंगे 17 और अगर उधर शामिल हो जाता है तो उनके भी वोट होंगे 17। बात बराबरी की छूटेगी। अब आएगी बात सेकेंड प्रेफरेंशियल वोट की। और ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार की पॉलिटिक्स करती है, आक्रामक राजनीति, 8वां कैंडिडेट बीजेपी जरूर देगी और समाजवादी पार्टी भी 4था कैंडिडेट जरूर देगी। अगर 11 कैंडिडेट आएंगे तो चुनाव निर्विरोध होगा, कोई वोटिंग नहीं होगी। लेकिन अगर किसी ने भी एक कैंडिडेट बढ़ाया एक तो निश्चित जानिए कि चुनाव वोटिंग होगी। तो वोटिंग की स्थिति में यह पता चलेगा कि कौन किधर जाता है। तब यह टेस्ट होगा कि शिवपाल यादव किधर जा रहे हैं, तब यह टेस्ट होगा कि कांग्रेस वालों का क्या पोजीशन रही, तब यह टेस्ट होगा कि बीएसपी की इकलौते एमएलए उमाशंकर सिंह का क्या स्टैंड होगा। तब ये देखना पड़ेगा कि राजा भैया और उनके एक और विधायक क्या निगोसिएशन सरकार के साथ करते हैं और क्या मसला पड़ता है। तो चुनाव दिलचस्प है। अगर बीजेपी को 8 जीतना है तो उन्हें बहुत तिकड़म से गुजरना पड़ेगा और समाजवादी पार्टी को 4था जिताना है तो उन्हें सेकेंड प्रेफरेंशियल वोट को ज़्यादा सिक्योर करना पड़ेगा और अपने यहाँ हो रही टूट को भी रोकना पड़ेगा। आज का चुनाव, ये राज्यसभा का चुनाव इस बार बहुत दिलचस्प है। तो ये कुल गणित है जो मैंने भूमिका में आपको बताई। तो क्या बीजेपी 8वां कैंडिडेट उतारेगी? मुझे लगता है हाँ। दूसरा सवाल, क्या समाजवादी पार्टी और उसका गठबंधन 4था कैंडिडेट उतारेगा? इसका भी जवाब है हाँ। तो टोटल कैंडिडेट 12, सीट 11, चुनाव होना बहनों भाइयों लगभग तय है और बहुत दिलचस्प है। मैंने आपकी सहूलियत के लिए इसको आसानी से
एक्सप्लेन किया है ताकि आप ये जानें कि राज्यसभा का वोट कैसे होते हैं और यूपी में बंटवारा सीटों का किस प्रकार से किया जाता है। तो आज की डिबेट का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ अमित पुरी हैं भारतीय जनता पार्टी से, IP सिंह समाजवादी पार्टी से हैं, संजीव सिंह कांग्रेस से मेरे साथ मौजूद हैं, MH खान जी बहुत जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और BSP से भी लंबे वक्त तक जुड़े रहे हैं, अमिताभ भूषण जी जाने माने पत्रकार हैं मेरे साथ मौजूद हैं, और KP मलिक जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। अमित पुरी जी, कार्यक्रम की शुरुआत मैं सोच रहा था कि आपसे करूं, तो अब आप ही इस रहस्य से पर्दा उठा दीजिए। जो मेरी पत्रकारीय समझ थी थोड़ी बहुत तो मैंने एक्सप्लेन की, तो ये तय है कि आप 8वां कैंडिडेट उतारेंगे? हम दो चीज़ें आपसे कह दें आज के दिन, एक तो कोटे से अधिक, और दूसरे जो गणित आपने बताई उस गणित से अधिक सीटें बीजेपी की आएंगी। क्यों? उत्तर प्रदेश की, मैं विधान परिषद के चुनाव के समय भी सौभाग्यशाली था कि आपने आमंत्रण दिया था, और आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और विकास की धारा जनप्रतिनिधियों के मन में घर कर चुकी है, और कोई भी विधायक ये नहीं चाहता कि एक विकास परक सरकार जो यहाँ है और वहाँ है, ठीक है, विपक्ष के पास अपनी आलोचनाएं होंगी, वह उनका नैतिक अधिकार है, वो करें, उसकी दिशा में विधायक गण निश्चित रूप से विकास की गति को और तेज करें। आप बात को अनावश्यक लंबा खींच रहे हैं, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, विकास की बात तो हम लोग रोज कर रहे हैं, आज शुद्ध पॉलिटिक्स बतियाएंगे। आप 8वां कैंडिडेट दे रहे हो या नहीं दे रहे हो? देना ही है। उतारेंगे ना 8? निश्चित। तो बाकी बचे हुए कहाँ से लाइएगा? मैंने कहा ना आपको, वही तो बताया था क्यों का जवाब, कि उत्तर प्रदेश के विधायकों की अभीप्सा है कि विकास परक सरकार जो उत्तर प्रदेश में, और तो आपको हॉर्स ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। नहीं, कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करनी, विकास की दिशा में बढ़ना हॉर्स ट्रेडिंग नहीं कहलाता। अच्छा, उसकी व्याख्या अलग है। बिल्कुल। ऑलराइट, मैं समाजवादी पार्टी की तरफ रुख करता हूं, क्योंकि आज बहुत केयरफुल होकर अमित पुरी बोल रहे हैं सधे शब्दों में, क्योंकि इनको लगता है कोई जाल बिछा हुआ और ये कहीं फंस न जाए। मैं IP सिंह को आमंत्रित करता हूं। भाई IP सिंह जी, बहुत शुक्रिया। आज डिबेट बड़ी दिलचस्प है और ये कैलकुलेटिव डिबेट है, मतलब ये इसमें पॉलिटिकल कैलकुलेशन भी है। आपकी पार्टी की जो स्ट्रेंथ है, आप सिर्फ 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के बिना किसी बाधा के भेज सकते हैं। चौथे के लिए आपको बड़ा जोखिम लेना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। क्या आप चौथा कैंडिडेट उतारेंगे? ब्रजेश जी, बीजेपी संविधान में विश्वास नहीं करती। चुनाव आयोग उनका जेबी चुनाव आयोग है। जब मार्च में जब चुनाव हो रहे थे, फरवरी मार्च में लगातार चुनाव आयोग को हमने अपील करी कि अमुक अधिकारियों को हटाया जाए, चुनाव आयोग ने नहीं हटाया। तो चुनाव आयोग उनका है और बीजेपी जिस तरह से चाहती है उस तरह से मैनिपुलेट करती है। आज उत्तर प्रदेश में हालात, आर्थिक हालात बहुत खराब हैं, बेरोजगारी है, लेकिन बेरोजगारी, महंगाई, कमर तोड़ महंगाई, और चर्चा किस पर हो रही है? चर्चा हो रही है ज्ञानवापी पर, ताजमहल पर, लाउड स्पीकर पर, हिजाब पर, द कश्मीर फाइल्स पर। मतलब बीजेपी की जो सरकार है वो जनता को उलझाकर रखना चाहती है, उसका ध्यान भटकाना चाहती है, इसलिए ऐसे मुद्दे लाए जा रहे हैं जिससे कि ज्वलंत जो देखिए, हम लोग तो ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं ना, राज्यसभा पर चर्चा कर रहे हैं। राष्ट्रपति एक राजनीतिक परिचर्चा है ये तो। इसी बीच मैं आ रहा हूं, मैं तो अभी 30 सेकेंड बोला हूं। इसी बीच राष्ट्रपति का चुनाव है, और राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले राज्यसभा की जो सीटें खाली हो रही हैं, ऐसे कुल 57-58 सीटें हैं, उसमें देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश है, इसलिए यहां से 11 सीटें खाली हो रही हैं, और उसकी चुनाव की जो प्रक्रिया है बहुत जल्दी उसकी शुरू होने वाली है। उसमें समाजवादी पार्टी, जैसे आपने कहा, समाजवादी पार्टी 3 सीटें, अगर चुनाव नहीं होता है तो हम 3 जीत सकते हैं। 12 सीटें हमारे पास सरप्लस हैं, उनके पास भी 12 सीटें हैं, और पहली बार ये राज्यसभा का ऐसा चुनाव है कि बहन मायावती जी ने जो बीजेपी को गुपचुप तरीके से समर्थन दिया, उसका ये कारण हुआ कि पूरी तरह से बहुजन समाजवादी पार्टी चुनावी मुहिम से बाहर हो गई। इस जो
राज्यसभा से जो लोग जाने वाले हैं, उनके दूसरे नंबर के नेता भी रिटायर हो रहे, राज्यसभा में उनकी भागीदारी शून्य हो जाएगी। और यहां तक कि नामांकन भी, जो नॉमिनेशन है राज्यसभा का, वो भी बीएसपी करने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में बीजेपी की बी टीम बन करके अगर किसी ने कुछ खोया है तो बहुजन समाजवादी पार्टी ने खोया है। और आज भी बहन मायावती बीजेपी से सवाल पूछने के बजाय विपक्ष से और समाजवादी पार्टी, चूंकि मैं जिस मसले पे डिबेट कर रहा हूं थोड़ा वो भी बता दीजिए। बाकी बातें तो आप बोल ही रहे हैं, मैं केवल ये जानना चाहता हूं कि चौथा कैंडिडेट उतारेगी समाजवादी पार्टी या नहीं? हम चौथे सीट पर भी लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे, और नैतिकता के आधार पर बीजेपी को सिर्फ 7 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए या 8वां उतारने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो आपकी नैतिकता भी तो यही कहती है कि आप 3 उतारो, चौथे का आपके पास स्कोप नहीं है। तो भाई हम विपक्ष में हैं, विपक्ष तो चाहेगा कि विपक्ष में राज्यसभा में कम से कम हम सवाल तो पूछ सकें, हमारी भागीदारी तो मजबूती से रहे राज्यसभा में। इसलिए विपक्ष को, समाजवादी पार्टी को 4 सीटों पर कोई रोक नहीं सकता है, और बीजेपी एक रहस्य से पर्दा और उठा दो, करेगी। इतना आपने कह दिया है तो एक बात और कहता हूं, चुनाव में बेईमानी हुई थी, हमारे प्रत्याशी का पर्चा खारिज कर दिया गया था। ये बेईमानी हुई थी। अगर बेईमानी नहीं होगी तो समाजवादी पार्टी 4 राज्यसभा में भेजेगी, 4 सदस्य। जयंत चौधरी जाएंगे? देखिए, जो कोर टीम है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ बैठेगी, उसमें चर्चा होगा। उसके बाद हमारे जो एलाइज हैं उनके बीच बैठ के चर्चा होगी। और इस बार ब्रजेश जी, एक बात आपकी जानकारी में है और मेरी आपसे बातचीत भी हुई थी कि इस बार का जो टर्म है, इसमें 3 बार सभी दलों को अवसर मिलेगा राज्यसभा में जाने का, और उस पर भी विस्तार से बातचीत होगी। संभव होगा तो पार्टी उस पर फैसला लेगी। ओके। संजीव सिंह हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, वाराणसी से मेरे साथ इस वक्त कनेक्ट हैं। संतोष जी, बहुत शुक्रिया आपका। आपकी पार्टी के पास 2 विधायक हैं, अगर आपको चुनना पड़ा तो आप क्या भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के एमएलए को वोट देंगे, या फिर सपा के प्रत्याशी को वोट देंगे, या फिर वोटिंग प्रक्रिया से खुद को कांग्रेस बाहर रखेगी? ब्रजेश जी, जैसा कि आपने कार्यक्रम के शुरुआत में बहुत ही अच्छी तरह से आपने उत्तर प्रदेश की 11 राज्यसभा की सीटें कैसे बनेंगी, किस दल के पास कितनी चीज़ें, मुझे लगता है कि आपके दर्शकों को अच्छी तरह समझ में आएंगी। आपने कांग्रेस पार्टी की बात कही। देखिए, कांग्रेस पार्टी स्पष्ट रूप से कहूँ कि आज 2 सीटें हमारे पास हैं विधानसभा में। उन 2 सीटों के आधार पे जो कैलकुलेशन कहता है उस पर हम कहीं नहीं आते। लेकिन एक चीज़, आपके कार्यक्रम के शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आदरणीय अमित पुरी जी ने जिस तरह से झूठी बखान की चर्चा की, मुझे लगता है कि ऐसी कोई चीज़ दिखती नहीं है कि जैसा करता है कि विकास की गंगा में सब बह जाएंगे, 8वां नहीं 9वां भी उतारेंगे, ऐसा कुछ दिखता नहीं है। अगर दिखता तो मैं 2-3 चुनाव की चर्चा कर दूं। अगर आज कहा जाए तो मुझे कतई कहने में गुरेज नहीं है ब्रजेश जी कि आज ईडी से लेकर के केचुआ यानी केंद्रीय चुनाव आयोग तक भारतीय जनता पार्टी का अनुषांगिक संगठन हो चुका है। जिला पंचायत के चुनाव में हमने देखा कैसे पर्चे फाड़े जा रहे थे, अभी आपने एमएलसी का चुनाव देखा किस तरह से, और कैसे कैसे माननीय लोगों को जो जरायाम की दुनिया में सक्रिय हैं उनको विधान परिषद पहुंचाने का, उत्तर प्रदेश ये सब तो ठीक है संतोष जी, भारतीय जनता पार्टी। पर मुझे ये बात आप क्लैरिटी दो कि कांग्रेस का रुख तब क्या होगा, कांग्रेस का स्टैंड क्या होगा, ये बता दो थोड़ा, ये दर्शकों को क्लैरिटी दे दो। बाकी कहानी आप बताना कि कौन अच्छा काम कर रहा है कौन नहीं। नहीं ब्रजेश जी, वो आपके चैनल पे अच्छा लगता है कि थोड़ी सत्यता की कहानी बताना जरूरी है। कांग्रेस पार्टी, मैं फिर कह रहा हूं कि हम इस लोकतंत्र की मजबूती के लिए सांप्रदायिक शक्तियों के हाथ के खिलौना नहीं बनेंगे। और मैं फिर कह रहा हूं कि तब आपके पास 2 विकल्प बचता है। विकल्प नंबर 1, समाजवादी गठबंधन के चौथे प्रत्याशी को अपने 2 वोट देना। विकल्प नंबर 2, खुद को चुनाव की वोटिंग प्रक्रिया से अलग कर लेना। आप कौन सा विकल्प चुनोगे? मुझे लगता है कि ब्रजेश जी अगर देखें तो पिछले अप्रैल से लेकर के अगले अगस्त तक मुझे लगता है कि कई राज्यों के 70 सीटें
देश के उच्च सदन राज्यसभा की खाली हो रही हैं, जिसमें कांग्रेस शासित राज्यों की भी हैं। तो इस पे एक लंबी चर्चा आज उदयपुर में हमारी पार्टी के मंथन शिविर चल रहा है, तो इस पे भी उच्च नेतृत्व जो है इस पे अपनी चर्चा रखेगा और आने वाले दिनों में आपके सामने फिर मैं मौजूद होऊंगा तो उससे आपको रूबरू करा दूंगा। लेकिन एक चीज और बता दूं जो मैं कहना खत्म करना चाह रहा था। नहीं, मुझे पहले कि ये इस चुनाव क्लैरिटी में दे दो, बाकी देखिएगा, आप कितनी देर बोलो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप केवल ये बता दो कि आप विकल्प नंबर 1 पे जाओगे या 2 पे जाओगे। हाँ, अब ये देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि ये निर्णय हमारे शीर्ष नेतृत्व का है। मैंने उसको आपको एक हिंट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी जैसे सांप्रदायिक शक्तियों के हाथ का खिलौना कांग्रेस नहीं ठीक है, तो मैं आपके जो 2 वोट लोकतंत्र और समाजवादी पार्टी में कमजोर काउंट कर रही है। देता हूं और अब समाजवादी पार्टी के अलायंस की स्ट्रेंथ कर देते हैं ये आप 127 स्वतंत्र हैं इसके लिए, और आप स्वतंत्र हैं। 111 अगर इसमें मैं कम कर दूं तो 16 अतिरिक्त सीटें सपा अलायंस के पास और 16 अतिरिक्त सीटें बीजेपी अलायंस के पास, दोनों यानी बराबरी पे खड़े हुए हैं। अब मैं रुक करता हूं एमएच खान का, बीएसपी में बहुत लंबे समय रहे हैं, खैर अभी भी हैं, बट मैं इनको पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर आज आमंत्रित किया हूँ। बहुत शुक्रिया आपका खान साहब, काफ़ी दिन के बाद आप आज टीवी पे प्रकट हुए हैं। आपके पास एक एमएलए है, क्या कीजिएगा उनका? जी देखिए, जो अभी मिश्रा जी शुरू में आपने एनालिसिस किया है, मैं उस पर पूरी तरह से सहमत हूँ। देखिए, ये समाजवादी पार्टी का जो आप जोड़ घटाना कर रहे हैं, उसमें आजम खां का नाम आपने नहीं लिया है, उसमें अब्दुल्ला का नाम नहीं लिया आपने, और तमाम एमएलए जो समाजवादी पार्टी से रुष्ट हैं उनको आप अभी जोड़ रहे हैं उसी में। तो ये बड़ा विचित्र खेल होने वाला है। नहीं, ऐसा तो है नहीं कि आजम खां जाके बीजेपी को वोट कराएंगे, 8 सीट पर लड़े, इसलिए हैं तो सपा में, तो सपा में ही जोड़ेंगे उन्हें। नहीं, हम नहीं कराएंगे, हम सुन लीजिए। आप अपने एक एमएलए का हिसाब दो, आपका एमएलए कहाँ जाएगा? आप बीजेपी सपा की चिंता छोड़ो। हम देखिए, हमको आपने राजनीतिक विश्लेषक के रूप में बुलाया आपने, तो मैं राजनीति करूंगा, मैं महंगाई और अच्छा, करिए राजनीति, इस पर बात खुल के राजनीति करिए आप। ये जिस तरह से लोग बात कर, हम खुल के राजनीति कर रहे हैं और खुली राजनीति करेंगे आपके साथ। आपकी बातों से पूरी तरह मैं सहमत हूं। मैं कह रहा हूं, हम कह रहे हैं कि ये पार्टी जो चुनाव होते हैं, ये जनता का चुनाव नहीं है, ये एमएलए का चुनाव है। एमएलए चुनाव किसको करेंगे? कितने चुनाव हमने देखे हैं, आपने देखे हैं कि एमएलए क्रॉस वोटिंग कर गए हैं, एमएलए बिक गए हैं, एमएलए चले गए हैं। ऐसा तो नहीं है कि ये चुनाव एकदम पाक साफ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आजम खां आज नाराज हुए बैठे सीतापुर में है, उनके साथ कितने एमएलए हैं, ये बीएसपी के सपोर्टर लोगों को आजकल आजम खां से इतनी मोहब्बत क्यों? तो पहली बार देख रहा हूं कि इतनी मोहब्बत उमड़ रही है। नहीं, बार बार उमड़ रही है, हिलोरे मार रही है। नहीं, सारे लोग बार ये मैं हकीकत बता रहा हूं आपको, हकीकत यही है। और मुझे तो आशंका है कि इनको जो है समाजवादी पार्टी जो 3 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, इसमें भी लाले पड़ जाएंगे इनको। ये 3 सीटें जीत नहीं पाएंगे। जिस तरह से आजम खां को और पूरी पार्टी में बिखराव की, तो बीजेपी कितनी सीटें है? बीजेपी को कितनी सीट आप जितवाना चाहते हैं? कोई एक आइडिया है आपके पास? आलोचना मत करिए। नहीं, आईपी सिंह जी प्लीज, आईपी सिंह जी डिबेट के पहले राउंड में मत इंटरप्ट करें प्लीज। आप खान साहब बताइए, बीजेपी को कितनी सीटें आपके मुताबिक जीत जानी चाहिए? आप भोपू ना बनिए, आपको मैं जानता हूं। नहीं, मैं आईपी सिंह को जानता हूं, ठीक से जानता हूं। ज्यादा अरे डोंट बी पर्सनलाइज, एक दूसरे को पर्सनलाइज होने की जरूरत नहीं। पढ़े लिखे नहीं है जी। हाँ, नहीं, वो बीच में क्यों बोल रहे हैं? हम जब उनके नहीं बोलेंगे, अच्छा आप अपनी बात तो जब मैं नहीं बोला तो बीच में क्यों बोल रहे हैं? अच्छा, बिला वजह की तरह से बोलो। सवाल इस बात का है कि देखिए, जो आपने एनालिसिस किया है, वही सही है, वही सही है। ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। जब आजम खां को नहीं संभाल पा रहे हैं, अब्दुल्ला आजम को नहीं संभाल पा रहे हैं, 3 मिनट में चौथी बार आपने बाप बेटा का नाम लिया है। आपका मकसद क्या है? मेरा मकसद नहीं है, जो पूरे पब्लिक डोमेन में बात चल रही वो मैं बात कर रहा हूं। अच्छा, आपके कट्टर दुश्मन एक केपी मलिक भी आज हैं डिबेट में, सोच समझ के बोलिएगा आप। सुन लीजिए, ये अब आप शिवपाल यादव की बात करिए। शिवपाल यादव को तो इन्होंने अपने विधानसभा की बैठक में, अपने एमएलए की बैठक में नहीं बुलाया, जबकि वो सिंबल पे लड़े थे, समाजवादी पार्टी के सिंबल पे। और जब पूछा गया तो कहने लगे एलाइज वाले मीटिंग में बुलाएंगे। तो शिवपाल यादव को हटाइए, एक नंबर कम करिए, समाजवादी पार्टी से पहले कम कर दीजिए माननीय मिश्रा जी।
ये उनको मैं अरे जोड़ मैं दिया। कैसे कम कर जब दूं? उनको खान साहब, विधानमंडल दल की बैठक में नहीं बुलाया अपने गया, वाले को तो बता शिवपाल नहीं रहा हूं, यादव- इतनी देर से शिवपाल पूछ रहा यादव हूं। उनके मेंबर कैसे हो सकते ये हैं? बताओ कि उमा शंकर क्या करेंगे? जी नहीं, हमारे उमा शंकर जी, अब बहन जी जो फैसला करेंगे वही करेंगे। उस पर हम ज्यादा टिप्पणी नहीं बहुत कर सकते। शुक्रिया आपका। लेकिन मैं जब ऐसा करता हूँ, मैं केपी मलिक शिवपाल जी को बात आमंत्रित जरूर कर करूंगा। देता हूँ, आपके कट्टर मैं दुश्मन, शिवपाल- जानी दुश्मन जी। को बुलाता हूँ, और अभी आपको लगे हाथ जवाब भी मिल जाएगा। नहीं, दुश्मन नहीं, हमारे दोस्त हैं वो। अच्छा, दुश्मन दोस्ती नहीं। कर लिया आपने। आपका कब कौन दुश्मन होता है, दोस्ती पता नहीं चलता ना। हाँ, ओके, मलिक साहब बहुत शुक्रिया। ये बताइए, जो नहीं, कैलकुलेशन हमारे है में दुश्मनी वो कभी 10 नहीं रही सीटों है, का तो दोस्ती बहुत हमेशा साफ है, यानी बीजेपी बिंदास 7 जीत सकती है, सपा 7 बिंदास जीत सकती है। मसला क्या है कि यहाँ एक सीट अतिरिक्त के लिए झगड़ा है। अगर बीजेपी 8 उतारती है तो सपा भी 4 उतारेगी, अगर बीजेपी 8 उतार देती है तो सपा पीछे हटेगी नहीं। कैलकुलेशन जो है वो एक सीट का फंसेगा। देखिए ब्रजेश जी, या तो आप जानबूझ के अनजान बन रहे हैं, आपको खाका बिल्कुल साफ कर दिया है हमारे परम मित्र खान साहब ने, और उन्होंने इशारा भी आपको दे दिया है जी। कि तमाम नेता शिवपाल जी के नेतृत्व में, चाहे वो आजम खान हो चाहे तमाम लोग हों, सब जो है बात करके, और जो हो सकता है सतीश मिश्रा जी को बहन जी वापस भेजना चाह रही हूँ राज्यसभा में, इस तरह का गणित चल रहा है। अब आप चाहे हमारे मित्र खान साहब से साफ साफ कहलवा के हमारी लड़ाई कराएं, वो तो बात अलग है। मैं क्यों दूसरी मलिक बात साहब यह है लड़ाई कि कराऊंगा? पूरी मैं तो केवल अब पूरी पॉसिबिलिटीज साहब ने- एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि भाई अब पूरी- बसपा वाले आजकल ऐसा कर क्यों रहे हैं। नहीं, आप देखिए ना कि बसपा में नसीबुद्दीन सिद्दीकी की जो है सीट खाली है, वो भी तो भरनी है ना। और दूसरी चीज क्या है कि पुरी साहब ने कह दिया कि हम तो विकास पे और उस पे जो है अपना जो प्रशासन है, साफ सुथरा प्रशासन भाजपा का है, हम तो उस पर चुनाव लड़ रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के जो सिंह साहब है, उन्होंने कह दिया कि हम तो नैतिकता के आधार पर लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं तो मामला बनेगा ना, ये तो आप जान रहे हैं ना। तो ये अब ये कितना अच्छा चुनाव मुझे लग रहा है हमें और आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में। अगर बीजेपी तो 8वां देखने वाली बात- कैंडिडेट लाती है तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि सतीश चंद्र मिश्रा को लाएंगे? बीजेपी के पास सिर्फ एक एमएलए है, वो क्यों आने चाहेंगे? देखिए, नहीं क्यों आना चाहेंगे आपको नहीं पता। विधानसभा में जिस प्रकार से अपनी पार्टी को फना करके बसपा ने सपोर्ट किया भाजपा को, क्या भाजपा इतनी कुर्बानी नहीं दे सकती क्या बसपा के लिए? अब खान साहब को भी तो कुछ ना कुछ चाहिए ना भाई साहब, ऐसे थोड़ी है जो है एक पे संतुष्ट अरे तो हो एक जाएंगे। एमएलए पर एक राज्यसभा ले लोगे क्या? ऐसा भी मत करो। कर सकते हैं, अंदर की बातें हैं, वो आपको नहीं पता। अभी गणित बताया, सारे सीटें थोड़े खोल दें। देखो 3 विधायकों का नाम तो साफ साफ बता दिया खान साहब ने। अगर आपको पूछना हो पर्सनली तो इनको फोन कर लीजिएगा, ये बाकी का आंकड़ा भी दे देंगे आपको। ऑलराइट, तो आपके मुताबिक ये मामला फंसेगा चुनाव में? बिल्कुल, देखिए ये मैं अगर बात करूं मिश्रा जी, ये मामला बहुत ही फंसने वाला मामला है। और यहाँ पे अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी के बाद बसपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो उसमें जो है ये बेचारगी की हालत में बिल्कुल है। और समाजवादी पार्टी को अभी जैसे जयंत चौधरी के बारे में आपने सिंह साहब से पूछा तो आपके सवाल को दबा गए और शीर्ष नेतृत्व की बात आ गई। कांग्रेस के नेता से आपने पूछा, उन्होंने शीर्ष नेतृत्व की बात आ गई। तो ये अभी जद्दोजहद होगी इसमें, और मुझे लगता है कि इसमें भी क्योंकि सत्ताधारी दल भाजपा है, हो सकता है कहीं ना कहीं चीजों को मैनेज कर ले जाए, मुझे ऐसा लगता है। ऑलराइट, अमिताभ भूषण जी भी मुझे इस डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं। अमिताभ जी बहुत शुक्रिया आपका। देखिए उत्तर प्रदेश में साहब चुनाव कभी खत्म ही नहीं होते हैं, कभी प्रधान का चुनाव, कभी प्रधानमंत्री के चुनाव, कभी ग्राम सभा का चुनाव, तो अब राज्यसभा का चुनाव आ गया। तो बस 10 तारीख को वोट पड़ने जा रहे हैं राज्यसभा की 11 सीटों पे। एक मामला फंस गया जिसके लिए आज आपको कष्ट दिया है। मसला है एक सीट का, अगर बीजेपी 8 उतारती है तो सपा कह रही हम भी 4 उतारेंगे। सीट हैं 11 और लड़ना चाह रहे हैं 12, और दोनों के पास 16-16 अतिरिक्त वोट हैं, चाहिए होंगे 37-37। बात कैसे बनेगी? देखिए, जिसकी सत्ता है ब्रजेश जी, गणित तो अंत में उसी के पक्ष में जाना तय है। वो चाहे जिस रास्ते से जाए। एक रास्ता ये भी हो सकता है कि शायद जिस तरीके से हरियाणा में एक सज्जन को बीजेपी ने सपोर्ट किया था, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर वो आए थे और सुभाष चंद्रा जी जीत के आए वहाँ से, तो उस तरीके से कोई व्यक्ति निकल के आ जाएंगे और जिनमें दोनों को मैनेज करने की स्थिति होगी, और वो किसके होंगे वो भी जग जाहिर होगा। या हो सकता है कि बीजेपी अपनी लाठी ठोक दे और कहे कि नहीं 8वां कैंडिडेट हमारा ही होगा। चूंकि सत्ता है तो गणित पक्ष में बन जाएगी। तो सपा भी तो कह रहे हैं कि हम चौथा दम ठोक के लड़ेंगे।
हाँ ठीक है, वो कह रहे हैं, उनको कहना भी चाहिए, लेकिन सच तो यही है कि सत्ता जिसकी होगी लाठी उसी की भाई जमेगी। दोनों के पास अतिरिक्त वोट अपने अपने को जिताने के बाद 16-16 बचते हैं। अब आएगी झगड़ा होगा सेकंड प्रेफरेंशियल वोट पे, और या तो फिर एक दूसरे के फर्स्ट प्रायोरिटी वोट निश्चित तौर पर निकाले जाएं, थोड़ी हॉर्स ट्रेडिंग हो जाए, जिसको तो फिर विकास की राजा गंगा भाई- कह रहे हैं पूरी जी। तो फिर राजा भैया जैसे लोग हैं, मैंने जोड़ दिया, राजा भैया को मैं ऑलरेडी बीजेपी में काउंट करके चल रहा हूँ, और कांग्रेस को मैंने काउंट किया है इनके साथ, ठीक है। आईपी सिंह के साथ ऑलरेडी मैं काउंट कर चुका हूँ। ठीक है, तो फिर आज देखना मैं होगा कैलकुलेटर उत्तर लेके प्रदेश बैठा में हूँ, उत्तर मुझे क्या मतलब निकल के राजनीति आता की है। ज़्यादा समझ नहीं है, मैं तो सिर्फ कैलकुलेटर लेके बैठा हूँ। हाँ, लेकिन सत्ता का तो अपना गणित है ना ब्रजेश जी, वो फार्मूलों से कई बार इतर होकर परिणाम दे जाते हैं। तो उस गणित में इतना मान के चलिए कि जिनकी सत्ता है उनके पक्ष में ही परिणाम होगा। ओके, बीरेन जी भी आ गए हैं इस डिबेट में, इस गुत्थी को वही सुलझाएंगे क्योंकि मामला थोड़ा फंस गया है, तो बीरेन जी को लाया जाए स्क्रीन पे। भाई बीरेन जी, 11 सीटों पर वोट पड़ना है। अभी पुरी साहब ने ललकारा आईपी सिंह को कि 8 पे लड़ाऊंगा, देखता हूँ क्या करते हो। तो आईपी सिंह ने भी जवाब दिया 4 उतारूंगा, आ जाना मार्केट में, पता चल जाएगा। खान साहब भी कोई नई स्टोरी लेके आए हैं, और केपी मलिक साहब की तो स्टोरी अलग हमेशा रहती है। आप थोड़ा सा इस पे पर्दा उठाओ कि मसला क्या है, चुनाव ना होगा या निर्विरोध होगा? बीरेन जी, जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी भाई पुरी जी ने दम ठोक के कहा कि 8 लड़ाऊंगा, तो आईपी सिंह ने कहा आ जाओ हम भी 4 लड़ाएंगे। तो अब मसला है कि चुनाव फंसेगा, मामला कौन किधर जाएगा? ब्रजेश जी, ये लड़ा नहीं पाएंगे और ना ये लड़ेंगे। ये खाली चुनाव के पहले एक तरह से कहा जाए धींगा मुश्ती है। राज्यसभा का जो चुनाव होगा वो उम्मीद ये है कि निर्विरोध होगा, चुनाव की नौबत नहीं आएगी। 8 और 3 2 ही तो लड़ने वाले हैं, भाजपा और सपा। और अगर चुनाव होगा तो विधायकों के टूटने का, क्रॉस वोटिंग का खतरा रहता है। क्रॉस वोटिंग तब होती है जब माल बंटता है, और माल बांटने वाला विपक्ष में कोई है नहीं, विधायक कौन रखाएगा। तो ये उम्मीद की जा रही है कि ये लोग 8 और 3 में निपटा लेंगे मामला अपना। लेकिन आप ये देखिए कि बीजेपी के 5 रिटायर हो रहे हैं, उसमें से 2 तो सुरेंद्र नागर, संजय सेठ ये सपा से आए थे। बीजेपी 3 और लोगों को भेज सकती है। 3 नए नाम वो कौन से होंगे, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर आप ये देखिए, समाजवादी पार्टी में रेवती रमन सिंह वो उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहाँ शायद वो सक्रिय राजनीति में बहुत आगे न चलें। दूसरा नाम है बिशंबर निषाद, तीसरा नाम है सुखराम सिंह यादव। तो बिशंबर निषाद की संभावनाएं तो बनती हैं, लेकिन सुखराम सिंह यादव तो आजकल भाजपा के पाले में घूम रहे हैं, तो उनका भी उम्मीद कम है। देखिए, निर्विरोध जब चुनाव होगा तो क्रॉस वोटिंग का खतरा नहीं होगा, पैसा खर्चा नहीं होगा, विधायकों को रखाना नहीं पड़ेगा, और कोई रिस्क नहीं रह जाता। आखिरी में ब्रजेश जी रिजल्ट यही आएगा। अब अगर चुनाव होता है तो फिर स्वाभाविक है कि सत्ताधारी दल विपक्ष पर ज़्यादा अटैक करता है, सेंधमारी करेगा। इसकी नौबत मुझे लगती नहीं है, क्योंकि कांग्रेस और बसपा ये लोग थोड़ा, अगर इनके कुछ विधायक होते तब तो चुनाव होता, क्योंकि इनको पाले में अपने अपने खींचने की कोशिश होती। अब इनके पास इतना विधायक नहीं है कि सर खुजला सके अपना बाल, 1 2 इस तरह की स्थिति है। आप देखिए कि सतीश चंद्र मिश्रा और अशोक सिद्धार्थ बसपा से 2 राज्यसभा से रिटायर हो रहे हैं। बसपा की स्थिति राज्यसभा में शायद एक या 2 की रह जाएगी, इस बार वो कोई भेज नहीं पाएगी। कांग्रेस से कपिल सिब्बल का कार्यकाल पूरा हो रहा है, कांग्रेस भी अब की बार कुछ नहीं कर पाएगी, उसके पास 2 ही विधायक हैं। तो आपके मुताबिक बीजेपी 8 खड़ा कर देगी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन 3 11 और वोटिंग नहीं होगी? वोटिंग नहीं होगी।
अगर कोई चमत्कार नहीं होता है सतीश चंद्र मिश्रा या प्रमोद तिवारी को लेके, तो बीजेपी, ये मामला तो आप फंसा दिए हो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है ये तो कि नई स्टोरी लाए हो आप। दो ही राज्यसभा जाने के प्रबल दावेदार हैं विपक्ष से, जिनके पास अपनी व्यवस्था नहीं है, न सीट है, जहाँ उनके पास विधायक हैं। एक प्रमोद तिवारी, दूसरे सतीश चंद्र मिश्रा। तो 2 एमएलए पे कांग्रेस से प्रमोद तिवारी कैसे चले जाएंगे? तो बीजेपी पानी छिड़क के पवित्र भी कर सकती है किसी को, कोई बड़ी बात थोड़ी है। बीजेपी के पास तो व्यवस्था है। अच्छा, राजा भैया की पार्टी भी है, 2 विधायक हैं उनके, उनका कोई अपनी इच्छा तो है नहीं, वो तो एमएलसी जिता ही लिए लड़ा के। उनका मैंने जोड़ दिया बीजेपी वाले में। हाँ, वो सत्ताधारी दल के साथ स्वाभाविक रूप से रहना चाहिए उनको। तो चुनाव की नौबत ब्रजेश जी मुझे दिखती नहीं है। ये आप देखिएगा कि आखिरी में तो ये एक दूसरे को चमक दमक जो आईपी सिंह और अमित पुरी दिखा रहे हैं, ये मतलब क्या है इसका फिर? और ये जो कहानी लाए हैं एमएच खान, उसका क्या किया जाए फिर? एमएच खान तो सरकार बना रहे थे विधानसभा चुनाव में, अब ये कहाँ से बनेगी सरकार बताएं? देखिए, अब प्रवक्ता थे तो ड्यूटी थी ना, अब क्या करें? अब तो ये राजनीतिक विश्लेषक अब आजाद परिंदा हैं। हाँ, अब तो आज़ादी से विश्लेषण करें, क्योंकि जब सच्चाई ये सबके सामने है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का एक छत्र राज चल रहा है। 11 सीटों पर वो 8 सीटें जिताने की स्थिति में वो लड़ाएगी। अखिलेश यादव 3 सीटें जीतने की स्थिति में है, वो जीतेंगे। वो अपने मित्रों के लिए, सहयोगी दलों के लिए 1 सीट छोड़ सकते हैं। जयंत चौधरी का नाम प्रबलता से लिया जा रहा है। एक पूर्व नौकरशाह का नाम भी समाजवादी पार्टी से लिया जा रहा है प्रमुखता से, कि उनको भी राज्यसभा भेजा जा सकता है। बीजेपी के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। अच्छा, अनिल रायल हैं, अपने बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं मुजफ्फरनगर के, रायल बुलेटिन के प्रधान संपादक हैं। अभी मुझे मैसेज भेज रहे हैं, उनका ये कहना है कि 8वां प्रत्याशी सुरेंद्र नागर या संजय सेठ होंगे। मतलब उनका अपना कैलकुलेशन है। अब लोग लाइव अपने अपने कमेंट्स भी तो भेज रहे हैं ना। अब देखिए, 5 तो बीजेपी के पास मसला तो उन्होंने सही उठाया रायल जी ने, क्योंकि दोनों मतलब मोटी पार्टी हैं। देखिए ब्रजेश जी, 5 में तो ये शामिल है ना, संजय सेठ और सुरेंद्र नागर जो रिटायर हो रहे हैं। बीजेपी टिकट देगी या नहीं देगी, अब तो इस पे बात है ना। नहीं, बीजेपी अब टिकट देने लगी है, वादा करके मुकरती नहीं है। बीजेपी ने जिसका वोट लिया उसको पद दिया। चाहे आप फतेह बहादुर सिंह को देख लीजिए, जब वहाँ राज्यसभा वोटिंग हुई थी, अनिल सिंह को देख लीजिए, चाहे पूर्वा में अदिति सिंह को देख लीजिए, तमाम सारे उदाहरण हैं कि अब बीजेपी धोखा नहीं करती, जिससे ले लेती है। बस इतने है कि लोकतंत्र में घुस गया ढोंग तंत्र का रोग, और जितनी लंबी दंडवत उतना मोहन भोग। तो जो जितनी लंबी दंडवत कर ले उसका मामला ठीक है जी। देखिए, ये कोई सीधा जनता का चुनाव तो है नहीं कि यहाँ पर पब्लिक के बीच कन्वेंसिंग करना पड़े, लोकतंत्र में स्याही लगाए चलो उंगली दिखाओ कि हम दे आए। और उंगली में स्याही इसलिए लगाई जाती है, दी जाती है कि लोकतंत्र के प्रतीक के साथ साथ ये उंगली खाली स्याही ना दिखाओ, ये जब सरकार बन जाए तो ये उंगली दिखाए के सवाल भी पूछो। इस स्याही तो फोटो खिंचाओ तक मामला सीमित ना रखो। लेकिन राज्यसभा का चुनाव तो देखिए, जो दल सत्ता में होता है वो ये सब तिकड़म जानता है, वो जिता ले जाएगा। बीजेपी का फोकस ब्रजेश जी दलित मतदाताओं पर है। अभी जेपी नड्डा दिल्ली में दलित नेताओं की एक बहुत बड़ी बैठक उत्तर प्रदेश के लोगों की करने जा रहे हैं। उससे ये साफ संकेत मिलता है कि बीजेपी राज्यसभा में दलित ज़्यादा कैंडिडेट अब की बार भेजेगी। मायावती के घर में जो बचा खुचा सामान है उसको बीजेपी खींच के समेट के अपनी ओर लाना चाहती है, और उसके पास राशन से लेके भाषण सब व्यवस्था पहले से है, उसने मुंह भर रखा है। अब जगह जगह नेता खड़ा करके ब्रिजलाल, और आप देखिए कि कानपुर के पुलिस कमिश्नर थे असीम अरुण, कितना ये सब काम कर रहे हैं, और बीजेपी की उम्मीदों पर ज्यादा ये लोग खरे उतर रहे हैं। तो आपके मुताबिक कोई वोटिंग नहीं होगी, निर्विरोध हो जाएगा? हाँ, मुझे जो लगता है 8 बीजेपी ले जाएगी और 3 समाजवादी पार्टी। बिल्कुल। ओके। बहरहाल
एक साहित्यकार ने लिखा है कि होता है मजाक यहाँ लोकतंत्र के नाम पर, वोटों की खरीदारी का कारोबार होता है और किसी काम के नहीं रहते जो लोग यहाँ, फिर राजनीति ही उनके लिए रोजगार होता है। और मनरेगा की फर्जी दिहाड़ी के वादे होते हैं, विकास के मुद्दों की कभी बात नहीं होती। चुनाव तक तो घर घर जाते हैं ये जनसेवक और चुनाव के बाद फिर इनसे कभी मुलाकात नहीं होती। जी, बहुत शुक्रिया आपका वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहन भाइयों, कू ऐप पर मैंने आज की परिचर्चा को लेकर एक प्रश्न डलवाया कि प्रश्न ये कि राज्यसभा की 11वीं सीट के लिए सपा भाजपा में किसके लिए समीकरण सही बैठेंगे। तो वर्षा चौहान लिखती हैं कि विधायकों को उन्हें ही राज्यसभा भेजना चाहिए जो निष्पक्ष होकर काम करें। ये बड़ा कठिन काम वर्षा जी ने दे दिया। तो ललिता लिखती हैं कि विधायकों को सिर्फ उन्हीं नेताओं को राज्यसभा भेजना चाहिए जो नेता सभी लोगों के बारे में सोचते हों। भाई जनता भी बड़ी टफ कंडीशन आजकल रखने लगी है अगर ओपिनियन मांगी जाए तो। अमित पुरी के पास चलता हूँ। अमित पुरी जी, अपने डिबेट के प्रारंभिक चरण में जो बात निकल कर सामने आई, आपके पास अतिरिक्त वोट बचते हैं 16, अगर अधिकतम मैं गिनूँ तो, पहली प्रियोरिटी के। 8वां प्रत्याशी आप बीजेपी से दोगे या फिर बीजेपी से बाहर का भी हो सकता है? ब्रिजेश जी, जो सवाल आपने पूछा उसका मैं बड़ी ईमानदारी से उत्तर देता हूँ। किसी भी दल के प्रत्याशिता तय करने का अधिकार उसके संसदीय बोर्ड को है, और कम से कम यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनमें से कोई संसदीय बोर्ड का सदस्य नहीं है। ये तो आदर्श स्थिति बता रहे हैं। बिल्कुल, जो सही है वो बता रहा हूँ। तो इसलिए संसदीय बोर्ड नहीं होता, जो सुप्रीम लीडर होता है वही तय करता है। अब ये भी कह दीजिए। नहीं, ठीक है, ये बोर्ड दिखावा है। अगर ये डिबेट दिखावा है तो वो बोर्ड भी दिखावा है। मैं किसी को दिखावा नहीं कह रहा, मैं यथार्थ बता रहा हूँ। मैं भी यथार्थ ही बता रहा हूँ। भावार्थ और निहितार्थ निकालना सबका अपना अपना निजता का अधिकार, इसलिए ये डिबेट रेलिवेंट है। हाँ, रेलिवेंट है। मैंने कभी रेलिवेंसी किसी डिबेट के बारे में नहीं। ओके, जब हम डिबेट के लिए इनवाइट होते हैं और आते हैं तो हम उस डिबेट को इररेलेवेंट। तो आप बताइए कि 8वां बीजेपी से या बाहर से? ये पार्लियामेंट बोर्ड तय करेगा। लेकिन एक बात निश्चित जो शुरुआती दौर में कही थी वो आज कह देता हूं, और एक लाइन बढ़ के और कह देता हूं। उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी कुछ ज्यादा एग्रेसिव अंदाज में राज्यसभा के चुनाव को लेगी तो मैं आपको बता दूं, जो समाजवादी पार्टी के इंटरनल हालात हैं उसमें एक राज्यसभा सदस्य के बाद दूसरा जाना मुश्किल हो। धमका रहे हो? मैं यथार्थ बता रहा हूं। नहीं, धमका रहे हो? मैं यथार्थ बता रहा हूं, भावार्थ नहीं। निहितार्थ और भावार्थ दुनिया निकाले। मतलब आप तोड़ दोगे इनकी पार्टी? नहीं, वो जो खुद अलग होने को तैयार बैठे हैं। कौन कौन? जिनके रास्ते खुद जुदा जुदा हैं। नाम बताओ ना। अरे वही जो जवानी कुर्बान तब कर रहे थे कालिदास मार्ग और विक्रमादित्य मार्ग, और आज विक्रमादित्य मार्ग से खुद जवानी कुर्बान कर रहा है। आप क्यों इनसे चाहते हो कि आक्रामक राजनीति ना करें, घर बैठ जाएं? नहीं, हमने कहा नहीं। आप बता रहे थे कि हम चौथा उम्मीदवार लाएंगे तो फिर सिर्फ एक ही बचेंगे सवाल पूछने के लिए और नैतिकता के लिए। तो आप करो तो हुजूर खुदाई फरमानी, और हम करें जिल्ले हिलाही तो नाफरमानी। यह दोहरी बात नहीं चलेगी हुजूर। अच्छा, ये बार बार सतीश चंद्र मिश्रा और प्रमोद तिवारी का जिक्र क्यों आ रहा है? ये खान साहब की इतनी दिलचस्पी आजम खान में कैसे हो गई अचानक? देखिए, मैं नहीं जानता, मैं उसको उस अंदाज में भी नहीं कहता कि मामला मीम का है या उम्मा का, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि सियासत में कोई जुदा नहीं होता। हर तारीख अलग होती है और वो अपनी तवारीख अलग लिखती है। तो आज के जो हालात हैं उसमें वो हालात में वो चर्चा करना उनका मौजू है। 8वां आएगा? वो तो आएगा ही आएगा, पहले दौर में कह दिया। कितनी बार आप पूछे? 8वां आएगा ना? कोई रोक ले, देवकी का 8वां पुत्र तो आना ही आना है, और वही मुरली मनोहर और कृष्ण कन्हैया बनना है। भाई आईपी सिंह, ये तो इन्होंने खुला कह दिया ना कि मत अग्रेसिव राजनीति करो वरना एक ही रह जाओगे। खुला, ओपनली कहा। ये सब तो छोटी मुंह बड़ी बातें हैं, उसका जवाब मैं नहीं देना चाहूंगा। श्री एमएस खान साहब मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं, अक्सर हम सब बातचीत करते रहते हैं और हम सब की विचारधारा एक जैसी है। लेकिन सियासत में ब्रजेश जी कुछ भी संभव होता है। मैं तो यही कहूंगा कि बहन मायावती जी देश के दलित समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं और संसद पूरी तरह खाली है। मैं तो ये कहूंगा कि अपोजिशन के साथ एक सेकंड खान साहब, तसल्ली। खान साहब मैं दूंगा टाइम आपको, प्लीज। उन्हें खान साहब प्लीज, राज्यसभा सिर्फ आईपी सिंह उन्हें राज्यसभा नहीं, बहन मायावती जी करती है। श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी
बहुजन समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं करते, वो लीगल एडवाइजर हैं, वो पॉलिटिकल एडवाइजर नहीं है। तो बहन मायावती जी अगर राज्यसभा जाने के लिए तैयार हो तो स्वसम्मान समाजवादी पार्टी उन्हें राज्यसभा में दलितों की आवाज बुलंद करने के लिए भेजने के लिए Are you serious? बशर्ते Are you serious? ये फैसला उन्हें विपक्ष के साथ करना होगा। नहीं, मेरी बात पूरी हो जाए, 1 मिनट ब्रजेश जी, 1 मिनट मेरी बात पूरी हो जाए, मैं कुछ अहम बात कहना चाहता हूं। लेकिन आप विपक्ष के साथ तो रहिए, आप बीजेपी और सरकार की भाषा तो बंद करिए। आपके लोग, आपके दूसरे तीसरे नंबर के नेता सरकार के पक्ष में माहौल तो न बनाएं। यह पहला वाकया मेरे अपने 55 साल की उम्र में पहली बार देखने को मिल रहा है कि अपोजिशन में कमियां ढूंढ रहा है, सत्ता में कमियां नहीं दिखती। क्या हमारे मित्र अमित पुरी जी बताएंगे कि डॉक्टर मुरली मनोहर जी जोशी जी का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है? क्या वो देश के अगले राष्ट्रपति होंगे? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के उस समय ध्वजवाहक नहीं थे? आडवाणी जी की तो उम्र हो गई। क्या वो कब तक उनको बंधक बना के बीजेपी रखेगी? क्या इस बात की चर्चा? तो आप ये गंभीरता से ऑफर करते हैं मायावती के लिए कि समाजवादी पार्टी मदद करके उनको राज्यसभा भेज देगी? आप गंभीर हैं? बहन मायावती जी को फैसला करना होगा, अपोजिशन के साथ खुलकर आना होगा। और देखिए माहौल ब्रजेश जी, मैं बताऊं कि 37% वोट शेयर है समाजवादी पार्टी का। बीजेपी के अंदर डर ये बैठ गई है कि बीजेपी 2024 में वापसी नहीं करने वाली है। 1 मिनट और लूंगा। जो 42 सीटें पश्चिम बंगाल में वहां सफाया होने जा रहा है, बिहार झारखंड 54 सीटें हैं, वहां सफाया होने जा रहा है। 80 सीटों में 37% वोट शेयर है, 36 से ज्यादा सीटें हम उत्तर प्रदेश में जीतते जा रहे हैं। 48 सीटें महाराष्ट्र में हैं, 182 सीटों में बीजेपी का सुपड़ा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका आईपी सिंह जी। डिबेट को आगे बढ़ाते हैं, धन्यवाद। धन्यवाद। दक्षिण भारत की बात नहीं करता, धन्यवाद। और यह सच है कि मोदी जी 2 टर्म के बाद थैंक यू देश की जनता इस बहुत शुक्रिया आपका, बेरोजगारी, बहुत बहुत धन्यवाद, और जो हालात हैं उसको लेकर तसल्ली देखना नहीं चाहती। थैंक यू। मैं एमएच खान को आउट ऑफ टर्न अभी डिबेट में आमंत्रित करता हूं कांग्रेस से पहले, क्योंकि मामला एक जरा दिलचस्प हो गया है। आईपी सिंह ने बातों बातों में एक गंभीर बात कह दी कि वो मायावती को उनकी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी प्रस्ताव देती है ओपनली लाइव टेलीविजन पे कि आप राज्यसभा जाना चाहें तो समाजवादी पार्टी आपको भेजने के लिए ससम्मान तैयार है। एमएच खान साहब, क्या आपको लगता है कि मायावती ये प्रस्ताव स्वीकारना चाहेंगी? नहीं, प्रस्ताव देने वाला है कौन ये आदमी? इनकी हैसियत क्या है समाजवादी पार्टी में? राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं यादव। अभी इसके बाद इनको लतियाएंगे। अरे राष्ट्रीय कहां से हो जाएंगे? रीजनल पार्टी है ये समाजवादी पार्टी। राष्ट्रीय आओ और पूरे देश की बात कर गए। अरे आप चुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश की बात करिए ना। आप उत्तर प्रदेश की बात करिए। शिवपाल सिंह यादव, अगर कोई आपको राज्यसभा ऑफर कर रहा है तो आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? समाजवादी पार्टी ये तो मतलब आपको खुश होना चाहिए। नहीं, हमें नहीं चाहिए रास्ता। हम कह रहे हैं वो तो बहन जी को जाना है, नहीं जाना है, उनसे बात करिए आप। हम नहीं इसको समर्थन करते हैं, ना हम इसका विरोध करते हैं। सवाल इस बात का है कि शिवपाल यादव, आप जिसकी बात कर रहे हैं, दुनिया तो कर दिया आईपी सिंह ने आपके साथ। शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी को खड़ा किया। अरे सुन लीजिए, ये हवाई बातें ने आपसे पूछा आपका नाम क्या है, कह लेंगे फला गांव के रहने वाले हैं। आपको सवाल का जवाब आता नहीं है, आए बाएं साए कुछ भी बोलिए, आप तो उसका कोई मतलब नहीं है। आप जो चीज कर नहीं सकते हो उस चीज की आप बात कर रहे हो। नहीं, मैं पहली बार ही देख रहा हूँ कि किसी को राज्यसभा ऑफर हो रही है लाइव टेलीविजन पे और वो पाने वाला गुस्सा कर रहा है। नहीं, ऑफर करने वाला हम मिश्रा जी, हम आपको कर रहे हैं ऑफर के हम आपको दे रहे हैं हवाई जहाज, आप मान लेंगे क्या? अरे आप कहोगे तो मान ही लूंगा कुछ देर के लिए, लड़ूंगा तो नहीं कम से कम। अरे झूठ फरेब सब थोड़, अरे आप इतने ज्ञानी आदमी हो, झूठ फरेब सब नहीं मानोगे। लेकिन मेरी बात सुन लीजिए जैसा शिवपाल यादव जिनको जो सिंबल पर लड़े हैं चुनाव, उनको कहते हैं कि बीजेपी में जाने वाले हैं। अखिलेश यादव जी ने कहा, तो शिवपाल यादव ने कहा कि भाई निकाल दो पार्टी से। तो ये झगड़ा है, ये पूरे पब्लिक डोमेन में झगड़ा है, आजम खां का झगड़ा है। समाजवादी पार्टी की 3 सीटें जो आप कह रहे हैं, 3 सीटें भी नहीं आएंगी, 2 सीटों में सिमट जाएंगे। ये तो एक आपको दे रहे हैं, ले चले जाएंगे लोग।
ये सब एक दे रहे हैं, ले लो। इनके वहां एक दे रहे हैं, ले लो ना। अरे ये क्या देंगे, ये इनको तो एमएलए का टिकट नहीं मिला, ये मांगते रह गए, इनको तो खुद नहीं मिला टिकट, ये बेचारे तड़पते रह गए कि टिकट मिल जाए, टिकट मिल जाए, टिकट मिल जाए, इनको एमएलए का टिकट नहीं मिला, ये बांट रहे हैं राज्यसभा। अरे भाई, आज की डिबेट को आप लोगों ने कॉमेडी सर्कस में तब्दील लगा, मेरे पर क्यों नाराज हो रहे हैं? कमाल है, कमाल है। ये आदमी वो बात कर रहा है जो इसके बस का नहीं है। 100 कुंटल सर पे उठाएंगे, अब उठाने की क्षमता है। एक काम करता हूँ, क्या बात कर रहे हैं? केपी मलिक को बीच में लाते। एक सेकंड रुको, खान साहब रुको जरा। मलिक साहब, ये तो डिबेट मैंने कुछ और सोच के की थी, ये तो सेकंड राउंड में कुछ और ही मसला हो गया। क्या इसको गंभीरता से लिया जाए जो आईपी सिंह कह रहे हैं? देखिए मिश्रा जी, आप चाह रहे थे जवाब डिबेट 1 मिनट को देना दूसरी चाहता हाँ, हूं। मैं दूंगा समय, आप आईपी सिंह अपने को वक्त प्लीज दे दीजिए। आईपी सिंह की समय दूंगा आप प्लीज। ब्रजेश जी चाहते ही नहीं, आप ब्रजेश जी चाहते ही नहीं कुछ काम की बात डिबेट में हो, इसलिए आप आंकड़ों में फंसा के छोड़ देते हैं। मेरा मानना ये है कि आईपी सिंह जी ने, जब आपने जयंत चौधरी का सवाल पूछा तो उन्होंने शीर्ष नेतृत्व बता दिया, और अभी वो बिना शीर्ष नेतृत्व पूछे खान साहब को ऑफर दे रहे हैं कि हम मायावती, बहुत बढ़िया, बेहतरीन बात आपने कही कि राज्यसभा भेज रहे हैं। अब आप बहुत बढ़िया बात कही आईपी सिंह जी का, और दूसरा खान साहब शायद उनको समझ रहे हैं कि वो हवा में तीर फेंक रहे हैं। तो यहाँ तो नहीं, लेकिन खान साहब को लपेट तो लिया आईपी सिंह ने ठीक से। नहीं, खान साहब समझ गए, खान साहब कह रहे हैं कहीं नहीं लपेट पाए, क्या लपेटेंगे? आईपी सिंह क्या लपेटेंगे? अभी 5 दिन पहले भाजपा में, अरे रुक जाइए, एक सेकंड रुकिए ना, खान साहब रुक जाओ जरा, रुक जाओ जरा। लेकिन मलिक साहब को ये है ब्रजेश जी, हमको क्या लपेट कह रहे पाए? हैं कि खान साहब को ये आमंत्रण स्वीकार कर लेना चाहिए और बहन जी से इनको बात करनी चाहिए। शायद हो सकता है प्रस्ताव बहन जी भी मान जाए, खान साहब तो नहीं मान रहे हैं, तो बहन जी मान के शायद अब ऐसे भी दिन नहीं आ गए मायावती क्योंकि समाजवादी पार्टी की भीख पर राज्यसभा जाएंगी। तो चलिए भाजपा से चली जाएंगी, मैं पूरी साहब भेजने का इंतजाम कर दिए होंगे उनको। ओके, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता संतोष जी को आमंत्रित करता हूँ, भाई संजीव जी को आमंत्रित करता हूँ। संजीव सिंह, हाँ सॉरी संजीव जी मुझे आप बताइए कि थोड़ा यहाँ मसला दिलचस्प हो गया। दिलचस्प ये कि हम लोग तो सोच रहे थे कि 8वां 9वां कौन आएगा, यहाँ कहा जा रहा है कि मायावती आ जाए, हम लड़ाने को तैयार हैं। इन केस अगर आईपी सिंह की बात को अगर 1 मिनट के मान भी ले, ही इज ए नेशनल स्पोक्स पर्सन, अपनी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, अखिलेश यादव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिबेट में, समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर ऐसी स्थिति में मायावती को ये लोग आगे लाना चाहते हैं राज्यसभा कैंडिडेट के तौर पे, आप सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? ब्रजेश जी, आपकी डिबेट में अभी जो बातें चली बीरेंद्र सिंह जी से लेकर के सारे पैनलिस्टों की, मुझे राहत इंदौरी साहब की 2 लाइन बड़ी अच्छी लग रही है कि नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना चल रहा है। बीरेंद्र जी ने जो बात कही थी कि ये भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के अलावा जो ढोक तंत्र में विश्वास रखती है कि जितना बड़ा दंडवत उतना बड़ा मोहन भोग। देखिए, आपको 2019 और 2020 की नवंबर आपको भूलना नहीं चाहिए, जब 10 सीटें उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए हो रही थी तो 10वां उम्मीदवार कौन था? रामजी गौतम, जो बसपा से थे। और उससे भी पहले चलते हैं, जब उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के चुनाव हो रहे थे तो मायावती जी का स्पष्ट बयान आपके चैनलों पे, तमाम सोशल मीडिया पे चला था कि हमें अपने विधायकों को किसी भी सूरत में समाजवादी पार्टी के लोग विधान परिषद न पहुंचे, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करना है। और उसका इनाम मिला कि रामजी गौतम को 10वें सांसद के रूप में राज्यसभा भेजा गया। तो निश्चित है कि वो चीज दूर नहीं है, क्योंकि राज्यसभा से अब लगता है कि शायद सिंगल एक सदस्य बनेगा, एक सदस्य बचेगा राज्यसभा में। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं कि 101% आज खान साहब इसको इनकार नहीं कर सकते कि जिस तरह से विधानसभा के चुनाव में 12% वोट, तीसरे चरण के चुनाव से अमित शाह जी का जो एकाएक प्रेम मायावती जी के प्रति आया, आपने देखा कि दलितों का एक लंबा चंग भारतीय जनता पार्टी उनका वोट लेने में सफल रही। और इसका इनाम आपका 1.5% सुन लीजिए, इसका इनाम जो कह रहे हैं कि सपा 2 पे रहेगी, निश्चित है कि तीसरा उम्मीदवार बसपा का होगा। और निश्चित है अपने घर में आग लगी है उसको बुझाओ, आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। अपने घर में आग लगी है उसको बुझाओ, दूसरे घर में मत झांको। खान साहब, आज आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, अपने घर में झांको। देखिए क्या हो रहा है? नकाब फेंक दिया है उन्होंने, नकाब फेंक दिया है। आप अपना घर
घर बचाओ तो अपना। मैं फिर कह रहा हूं, आप अपना मैं तो घर इनका बचाओ, नकाब उतार आपका दिया। घर तो गया। विजय जी, मैंने आपके दूसरे के बारे में सामने कमेंट कर रहे मायावती हो। जी का नकाब उतार दिया, राम जी गौतम कैसे गए इसको उतार दिया, क्या छिपा रह गया है? अरे आप नकाब सबका उतार दोगे, आपका नकाब उतरा हुआ 1.5% पे आ गए हो। 1.5% वोट अरे है भाई। किस तरह से आप किस हो तरह कहाँ? से आपने ऐसे ही सहयोग नकाब किया है? उतारते उतारते ये कोई पूरे छुपी देश से चीज चले रह गई जाओगे। है? पूरे देश से चले जाओगे। खान कांग्रेसियों साहब देश कांग्रेसियों से सब देश पूरे की देश से देश चले के उच्च जाओगे, सदन दूसरे से का तो आप गायब हो नकाब चुके हैं। उतारते। उत्तर यही तो- प्रदेश यही की तो विधानसभा से चरित्र गायब है। और क्या एक चरित्र विधायक है, वो भी कल दूसरों भाजपा का में जाने नकल को उतारते तैयार हो। है। आपने गिने आप बाद में अपना जागते चरित्र नहीं हो देखिए कि हम कहाँ आप पहुंचे, दलितों हम के नाम पे कहाँ वोट हैं। करते हैं ये तो और सोचते मनुवादियों नहीं के हो। हाथ आप सरेंडर दूसरे कर की देते नकल उतारते हो। हैं। देश के पूरे दलितों देश में को सफाया हो गया देश के तुम्हारा। दलितों को अपमानित करने सारे का, कांग्रेसी शोषितों चले गए, वंचितों को सब बेचने कांग्रेस का के काम टूट किसी टूट ने के किया? भाजपा में ओके, चले ऑल गए। राइट, प्लीज, एक प्लीज, अपने प्लीज, भाजपा में प्लीज। कांग्रेस करने का के काम टूट एक टूट सेकंड गए। रुक जाइए, कौन रुक जाइए, बताया प्लीज। कांग्रेस? पार्टी ने और आप मायावती दोनों अभी लोग भी आपकी यहाँ ठंड नहीं जा रही है। संजीव जी, अभी एमएस भी खान आप जी, दूसरों प्लीज। की आप दोनों शांत हो उतारने जाइए। के चक्कर में कृपया पड़े हो। शांत हो जाइए। अरे अपने नेताओं को बचाओ। कृपया शांत होइए। खान जो कुछ साहब, बचे हैं उनको खान बचाओ, साहब, वो भी जा रहे हैं भाजपा में। खान साहब शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। वैसे एक बात जी, है जी। कि संजीव सिंह ने तथ्य बड़े शांत हो ऐतिहासिक और राजनीतिक प्रस्तुत किए। आप अकारण आज गुस्से में बैठे हैं। लेकिन इनके कभी अपने- आईपी सिंह से अपने झगड़ा लोगों को कर ले रहे बचाएं हैं, जो भाजपा में कभी भागते जा संजीव से रहे हैं, झगड़ा कर ले मिनिस्टर रहे बन रहे हैं, हैं, कभी केपी केंद्रीय मलिक से मंत्री उलझ बन जा रहे रहे हैं, उत्तर हैं। प्रदेश में मंत्री बन रहे हैं। इनके बारे में नहीं कुछ क्या बता हुआ पा कि रहे हैं। दुखती रग पे ब्रिजेश भाई हमने हाथ रख दिया है? खान साहब हमारे बुजुर्ग हैं, मैं इनके अच्छे अरे स्वास्थ्य भाई की कामना कोई करता हूं। बुजुर्ग नहीं है, आप तो ज्यादा यंग हैं। आप बार-बार उन्हें बुजुर्ग ना कहें। मंत्री पीडब्ल्यूडी मंत्री बने हैं, वो कौन नहीं, है? वो युवा तो केंद्र है में भाई। मंत्री सिंधिया बने हैं, वो कौन है? कांग्रेस के लोग अपने घर को बचाओ, सब भाजपा में हो जाएंगे, कोई बचेगा अरे नहीं। मैं तो कह रहा यहाँ हूं, उत्तर प्रदेश में आपका बाबा अध्यक्ष ही नहीं साहब कोई के है। बाबा साहब अध्यक्ष तो अम्बेडकर बना के लो सपने All पहले। right, बेचने thank you, वाले लोग। अरे अमिताभ अध्यक्ष तो भूषण बना जी। लो, पूरे पार्टी थैंक का यू, बना लो। थैंक यू। है। आप दोनों का दूसरे शुक्रिया, के बारे में आप तब दोनों का कहना जब शुक्रिया, अपना घर धन्यवाद। बन जाए। खान साहब थैंक यू। अमिताभ भूषण जी, जिस प्रकार की परिस्थिति का निर्माण हो रहा है, बीरेन्द्र सिंह जी की भी इस बात में दम है कि अगर बीजेपी 8वां कैंडिडेट उतारती है तो समाजवादी पार्टी थोड़ा पीछे हट सकती है। लेकिन आईपी सिंह ने एक महत्वपूर्ण बात कही। अब अभी डिबेट में चूंकि ही जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन, हम इनकी बात को गंभीरता से ही लेंगे। ये कह रहे हैं अगर मायावती आना चाहें तो सपा भेजने को तैयार है। क्या ये डील मायावती के लिए ठीक होगी या नहीं? देखिए, इस पर तो मैं इतना ही कहूँगा कि जन्नत की हकीकत से वाकिफ़ हैं हम, बाकी दिल को बहलाने का गालिब ख्याल अच्छा है। और इससे इतर अगर पूरी परिस्थिति को देखें तो एक महत्वपूर्ण बात यह है ब्रजेश जी कि जुलाई के महीने में देश में नए राष्ट्रपति का चुनाव भी होना है। तो बीजेपी के लिए राज्यसभा में सीटों में इजाफा वैसे भी महत्वपूर्ण है। तो ऐसे समय में जब राज्य में बीजेपी सत्ता में है, केंद्र में सत्ता में है, और वो भी बीजेपी में ऐसा नेतृत्व इस वक्त है जो अटल जी के दौर का नेतृत्व तो नहीं है, जहां नैतिकता के नाम पर एक वोट के लिए सरकार गंवा दी गई थी। ये वो नेतृत्व है जिसके रहते हुए मेघालय और मणिपुर में 1 और 3 विधायक पर सरकार बन जाती है। तो वैसे समय में इसमें कोई दो मत ही नहीं होना चाहिए कि बीजेपी 8वीं सीट यूपी में लेके ही जाएगी। ऑलराइट, अमित पुरी जी ये ठीक कह रहे हैं? मैं एक लाइन की बात कह दूं। मैं स्मरण दिलाता हूं, अभी कुछ दिनों पहले आपने एक विषय रखा था कि समाजवादी पार्टी के मुखिया ने एक बड़ी दूरगामी बात कही थी कि मायावती जी को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बना दिया जाए। आज उसी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि राज्यसभा भेज दिया जाए। यह पार्टी है कि चूचू का मुरब्बा, हमारी समझ में नहीं आती। खान साहब को थोड़ी राहत के मिली। माने इनके मन में कौन सा इरादा है? या काइट फ्लाइंग करने का ठेका ले राहत रखा नहीं, है? हमको राहत क्या मिली? काइट फ्लाइंग करने का ठेका ले रखा है। कभी मायावती जी को राष्ट्रपति बना दो, कभी राज्यसभा भेज दो, कुछ नहीं। पास नहीं चले, आईपी सिंह 20 सेकंड। पास नहीं चले, आईपी हम सिंह बनाने 20 चली। सेकंड रिप्लाई दीजिए। नहीं, मैं बस मित्र अमित पुरी से पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी को बीजेपी राष्ट्रपति बनाने जा रही है, नहीं बनाने जा रही है? बस उत्तर प्रदेश जब का संसदीय बोर्ड बैठेगा हर तब जान नागरिक लेंगे। ये जानना चाहता है कि जब उनका संसदीय बोर्ड दोष बैठेगा क्या तब है? जान लेंगे। उनका दोष क्या है, क्यों नहीं उन्हें कोई किसी का बनाया जा दोष रहा नहीं है। क्योंकि हम श्री तो आपसे आदित्य पूछ रहे हैं, बना मायावती जी लेंगे। को आप भेज रहे हो अब बनने की राज्यसभा स्थिति में और नहीं आपके है। नेता बना रहे हैं राष्ट्रपति। कुछ गंभीरता है कि नहीं? नहीं, आप इस पर जवाब पार्टी दीजिए का ना। ओके, ऑल राइट, डिबेट ओवर। आप राष्ट्रपति उन्होंने जी डिबेट को और कॉमेडी आप सर्कस में राष्ट्रपति तब्दील को कर दिया। देखा है। धन्यवाद, डॉक्टर बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जोशी की धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि डिबेट में आप सबने अपने अपने महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए। बहन भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।